Hello guys, in this video we are going to discuss my personal post UPSC prelims result and my mains experience of the 2022. Okay, in this video I am going to discuss कि मेरा मेंस कैसा रहा, साथ में ये भी जानेंगे कि मेंस के प्रोसेस में कैसे अप डाउन्स आए और किस तरीके से इस मेंस की प्रिपरेशन की फ़ेज़ में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। ठीक है, ये सब जानने से पहले आप लोगों को मैं अपने क्रेडेंशियल्स बता देना चाहता हूँ, जिससे कि आप ये जान सकें कि मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो एक डिज़र्विंग पोजीशन से बता रहा हूँ। ओके, और आप ये भी ध्यान में रखिए ये वीडियो किसके लिए इम्पोर्टेंट होगी। ये वीडियो उसके लिए इम्पोर्टेंट होगी जो कि अभी न्यू कमर है और पहली बार अपना प्रीलिम्स लिखने जा रहा है और उससे पहले उसको अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती है। तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिससे वो ये जान सकेगा कि मेंस की रिक्वायरमेंट्स क्या है और उसको अपना माइंडसेट बना सकेगा कि इस तरीके से मुझे प्रिपेयर करना है। साथ में कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी भी अनफॉर्चुनेटली किसी भी कंडीशंस के कारण प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उनको एक मेंस का एक्सपीरियंस देने में हेल्प मिलेगी। और जो लोग ने इस बार मेंस लिखा है या पहले मेंस लिखा है, तो वो लोग भी मेरे साथ कहीं ना कहीं कंप्लाई करेंगे कि हाँ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, तो उन लोगों के साथ भी मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, ये इस वीडियो में ये सारे जो लोग हैं उनको हेल्प मिलेगी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं कि जैसे प्रीलिम्स का हम एग्ज़ाम देकर आते हैं, उसके बाद क्या स्टेज रहती है कि हम एग्ज़ाम्स देकर आ गए, हमारा CSET होता है और GS होता है। ओके, CSET को भी आज के टाइम में हम लोग लाइटली नहीं ले सकते, बिकॉज इसका भी हार्डनेस बहुत बढ़ती जा रही, तो लोग इस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। मैंने भी इस पर फोकस किया था और रिसेंटली इसके प्रीवियस ईयर के 5 to 6 पेपर्स लगाए थे और जो भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर काम किया था। उसके बाद हमारा GS का जो मेजर पार्ट रहता है उसमें हम लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसमें किया गया था। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं जैसे हम प्रीलिम्स का रिजल्ट देकर आए, उसके बाद हमारे माइंड में हमेशा रहता है कि रिज़ल्ट कैसा रहेगा, रिज़ल्ट अच्छा भी आएगा नहीं आएगा, इसका कट ऑफ कैसा रहेगा। ठीक है, कुछ अनसर्टेनिटीज़ हमेशा हमारे माइंड में चलती रहती हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, फेल हो गए तो क्या होगा, हमारी अगली साल बेकार हो सकती है। ठीक है, घर वालों की होप्स रहती हैं, ये सारी मिक्स फीलिंग हमेशा इस फेज़ में हमेशा रहती हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक होप भी रहती है कि मेंस लिखने को मिल सकता है, क्योंकि हम अपना बैच देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो एक होप हमको इतनी एनर्जी बूस्टअप नहीं कर पाती है कि हम 100% अपनी मेंस की प्रिपरेशन में लग जाएं उस फेज से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम बाकी एग्ज़ाम्स भी देते हैं, वो मैंने भी किया उस समय कि जैसे UPPSC का उस समय एग्ज़ाम्स था, उस पर भी मैंने देखा। RRB NTPC का मैंने फर्स्ट फेज़ क्वालिफाई किया था, तो उसका सेकंड फेज़ का मेरा एग्ज़ाम्स था, एग्ज़ाम के 1 वीक के अंदर। ठीक है, तो मुझे चूज़ करना पड़ा था कि मैं UPPSC को पेपर दूं या NTPC, तो मैंने डिसाइड किया कि सेकंड फेज़ है तो मुझे NTPC देना चाहिए। ठीक है, तो मैंने उस समय NTPC की भी 1-2 वीक प्रिपरेशन की थी और एग्ज़ाम देकर आया था। ठीक है, लेकिन उसी के बाद जैसे मैं NTPC के एग्ज़ाम देकर आया, उसके बाद मैंने कुछ टॉपिक्स जो मेरे लूजली कवर थे या फिर कुछ टॉपिक जो मेंस के स्पेसिफिक पढ़ने होते हैं, जैसे एथिक्स हुआ, ऐसे हुआ, गवर्नेंस हुआ, मैंने कोशिश की ये 3 सब्जेक्ट्स को मैं प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आए उससे पहले इनको कवर कर लूँ। तो मेजरली मैंने अपना ऐसे की जो क्लासेस थी उनके नोट्स बना लिए थे, साथ में एथिक्स के जो भी थे उनके नोट्स बना लिए थे अपने प्रीलिम्स के रिजल्ट से पहले। तो मैंने ये काम किया अपने जब मैं प्रीलिम्स का पेपर देखे आया उसके बाद। ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड वो कन्फ्यूजन हमेशा ही रहता है कि हुआ है नहीं हुआ, मैं ये कर रहा हूँ तो इसका कोई फ्रूट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो ये घने बादल हमेशा हमारे सर पर मंडराते रहते हैं जब हम प्रीलिम्स का रिजल्ट दिखाते हैं और जब तक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नहीं आता है। ओके, उसके बाद जैसे ही प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आता है तो एग्ज़ाम डे पे जब हम एग्ज़ाम देख रहे थे तो हर किसी ने फील किया होता कि हमारी नर्व्स रेट बढ़ जाती हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती हैं कि यार क्या ही होगा। उस केस में जब आप अपना उसमें नाम देखते हैं तो आपको अंदर बहुत अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस फील होता है, क्लैरिटी आती है माइंड में कि येस आई डिड इट एंड मुझे अब ये करना है और अगला फेस ये होगा। ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उनके लिए भी बहुत सैड फील होता है, क्योंकि हम लोगों जो क्वालिफाई किया उन्होंने भी वो फेज़ से कहीं ना कहीं गुजरे हैं कि हमारा भी कहीं सिलेक्शंस नहीं हुआ है। ठीक है, हमने भी ये फेस किया कि हम
को ये टेंशन आती कि अगली साल तक कैसे रहेंगे, अगले साल मुझे ये एग्ज़ाम देना भी है या नहीं, दे पाऊँगा भी है नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में रहते हैं। पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे, ठीक है, इतना टाइम क्यों जा रहा है मेरा, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा माइंड में रहते हैं, ठीक है। लेकिन उन दोस्तों के लिए भी मुझे बहुत बुरा लगा जो लोग अनफॉर्चुनेटली, कोई लोग जीएस में क्वालिफाई नहीं कर पाए, कुछ लोग सीसेट में क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने एफर्ट्स नहीं किए, उन्होंने भी उतना ही एफर्ट्स किए जितना मैंने किए, ठीक है। बट मैं ये मानता हूँ कि प्रीलिम्स एक हद तक आपका लक फैक्टर भी काम करता है और आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या रहा है उन 2 आवर्स में, वो सब भी डिसाइडिंग फैक्टर रहता है हमारे आजकल प्रीलिम्स में। बिकॉज प्रीलिम्स आजकल बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग स्टेज हो गया है हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन में। तो ये रिज़ल्ट आता है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिज़ल्ट आता है तो एनर्जी होती है और साथ में होपफुल होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे फ्रेंड्स के पॉजिटिव कॉल आ रहे हैं, रिलेटिव्स के कॉल आ रहे हैं, उनकी अच्छी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, सब लोग सपोर्ट करने को राजी होते हैं जब हमारा रिजल्ट आता है, ठीक है। वही चीज़ है कि सक्सेस होती है तो हर कोई सपोर्ट करता है, ठीक है। और जब हम सैड फील हो रहे होते हैं तो लोग इतना ज़्यादा सैड को अप्रिसिएट नहीं कर पाते या फिर फेलियर्स को अप्रिसिएट नहीं कर पाते। उस समय हमको फेलियर को अकेले ही एक्सेप्ट करना होता है। ये हार्ड रियलिटी है हमारी सोसाइटी की, ओके। तो जैसे ही हमारा प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया, उसके बाद जैसे ही एक्चुअल में रियलाइज़ हुआ कि येस आई एम गोइंग टू राइट द मेंस दिस ईयर, एंड मेंस के लिए हार्डली कितना टाइम है मेरे पास, 3 मंथ, ओके। और 3 मंथ भी मेंस के लिए बहुत कम टाइम है, ठीक है। तो जैसे ही हम इस रेस में आते हैं तो इसकी ग्रेविटी समझ में आती है कि वी आर एक्चुअली रनिंग अगेंस्ट द टाइम। कि जब हम एथिक्स कर रहे हैं तो हमारा ऐसे छूट रहा है, ऐसे छूट रहा है तो साथ में हमारा जीएसटी कहीं ना कहीं पेंडिंग हो रहा है या जीएस के बाकी सब्जेक्ट्स पेंडिंग हो रहे हैं। ये सब हम करने जा रहे हैं तो ऑप्शनल छूट रहा है, ये सब छूटने आ रहे हैं तो क्लासेस छूट रही हैं, ये हो रहा है तो सर के नोट्स हैं उनको अगर नोट्स बनाने हैं वो हमारे छूट रहे हैं, टेस्ट हैं वो छूट रहे हैं। तो एक्चुअली वी आर नॉट कवरिंग द सिलेबस, वी आर जस्ट फाइटिंग द रेस अगेंस्ट द टाइम, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा एक मेन चैलेंजिंग रहता है मेंस में कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि यार टाइम जा रहा है, टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए इतना बच्चा ये सब कुछ है, ये माइंड में हमेशा ही चलता रहता है। आप इतने बिजी हो जाते हैं कि आप अपने पर्सनल लाइफ को ही भूल जाते हैं, आप अपने नियर डियर वन से भी बात करने का टाइम नहीं रहता, क्योंकि सिलेबस ही इतना वास्ट है कि आप कितना भी एफर्ट्स कर लो वो एट द एंड आपको कंप्लीटनेस वाली फीलिंग नहीं दे सकता, ठीक है। तो मैंने इस टाइम पे क्या किया, एक 14 डे साइकिल को अपनाया। 14 डे साइकिल में क्या किया, 7 डे को डिवाइड किया। 7 डेज में मैंने डिसाइड किया कि 7 डे में जीएस करूँगा और 7 डे मैं अपना ऑप्शनल करूँगा, ठीक है। इस ऑप्शनल में को मैं 3 to 4 चैप्टर, ठीक है, जो मेरे पहले से ऑप्शनल के कवर्स थे, ठीक है, उनको रिवाइज़ करके और सर की जो भी मैंने एक ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज लगाई थी उसमें एक मेंटरशिप कोर्स भी था, एनरिचमेंट प्रोग्राम था, ठीक है, वो भी कवर करना था। तो साथ में वो भी कवर करना है और मेरे पास टाइम था 1 वीक का ओनली, और उस वीक के बाद एक टेस्ट भी लिखना है, ठीक है। तो मैंने मेनली इसी टाइम को फॉलो किया कि 3-4 चैप्टर 1 वीक में कंप्लीट करना है और उसके बाद 14 डेज बाद एक टेस्ट लिखना है और साथ में उसी 1 वीक में अपने जीएस को कवर करना है, ठीक है। उस जीएस में कम से कम एक जीएस का पेपर, मतलब GS1, GS2, GS3, ये समथिंग 1 वीक में कवर हो जाने चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप अगर ऐसे भी कवर करते हैं चीज़ों को, उसके बाद आप वो सपोज कीजिए 14 डेज़ में आपने क्या किया एट द एंड कि आपने 14 डेज़ में 3 to 4 चैप्टर्स ऑप्शनल के कर लिए, एक जीएस का पेपर कर लिया, ठीक है। अगर आप इस साइकिल को भी फॉलो करते हैं तो एटलीस्ट 2 मंथ लगेंगे आपको पूरा जीएस और ऑप्शनल को एक बार कंप्लीट करने के लिए। सोच रहे हो आपके पास 3 मंथ है और आप 2 मंथ में सिर्फ एक बार कंप्लीट कर पाएंगे, जब आप इतनी फास्ट से करेंगे कि 1 वीक में आपको 3-4 चैप्टर्स ऑप्शनल के निपटाने और अगले वीक में एक जीएस का फुल पेपर निपटाना है, ठीक है। और वो निपटाने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप सिर्फ उनकी रीडिंग मार लो, आपको उनके नोट्स भी कंसोलिडेट करने होंगे, उनकी जॉटिंग्स भी करनी होंगी, साथ में उनके
संडे को जो मोस्टली एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम्स को भी आपको राइट अप करना होगा, ठीक है। तो इस प्रेशर से आपको पूरे प्रिपरेशन के फेज़ में गुजरना पड़ता है। एट द एंड जब मैंने ये सब कुछ किया उसके बाद मुझे ये फील आया कि जीएस के बाकी सब्जेक्ट्स तो फिर भी कवर हो रहे थे, जीएस 3 बहुत ज़्यादा वाइड था। जीएस 3 वाइड क्यों था? कि उसमें सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे हमारे इकॉनमी, एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, और ऐसे साइंस एंड टेक 5 to 6 सब्जेक्ट आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, ठीक है। और उसको एक वीक के अंदर कंप्लीट करना मुझे इम्पॉसिबल टास्क लगा और मैंने तो इसमें GS3 में 2 वीक समथिंग टाइम लगाया। उसके बाद भी मेरा GST मुझे वो फीलिंग नहीं आई कि मेरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। लास्टली मैंने इसको छोड़ ही दिया और उसके फिर सिर्फ फैक्ट्स, डाटा ये सब उठाए और मैंने ये सोचा कि कोई ना, मुझे टॉपिक की क्लियरिटी है, कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं अपनी समझ के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लूँगा और जो भी डाटा, फैक्ट्स, डायग्राम जो कुछ मिल रहे हैं उनके मैं नोट्स बना के अच्छे से कवर कर लूँगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस मुझे ये समझ में आया कि ऑप्शनल भी टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था और जीएस भी टाइम कंज्यूमिंग था, बट आपको दोनों को बैलेंस करना था। बैलेंस करने के लिए मैंने हाफ टाइम अपना डिवाइड किया, हाफ टाइम जीएस को दिया, हाफ टाइम ऑप्शनल को दिया। उसका जो चीज़ छूट रही थी तो मैंने उनको छोड़ दिया कि नहीं, अगर मैंने इससे ज़्यादा टाइम दिया तो वैसे भी चीज़ें छूटेंगी, ठीक है। और ऑप्शनल का टाइम कंज्यूम इसलिए लग गया क्योंकि मुझे अपना ऑप्शनल को करंट डायनेमिक बनाना था, उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस इंक्लूड करनी थी, एग्जाम्पल्स डालने थे, फैक्ट्स डालने थे, ठीक है। तो और साथ में अपने नोट्स भी कंपाइल करने थे, ठीक है। तो ऑप्शनल भी एक तरीके से हेक्टिक था, ठीक है। और ख़ासकर जो लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल के हैं तो वो मुझसे कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि ज्योग्राफी इतना वास्ट है कि आप कितना भी कर लो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये मिस हो गया, वो मिस हो गया, क्योंकि आजकल ज्योग्राफी को बहुत ज़्यादा जर्नलिस्ट कर दिया है पेपर, ठीक है। तो उसके लिए फैक्ट्स, एग्जाम्पल, डायग्राम्स ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उसने भी बहुत ज़्यादा टाइम लिया, ठीक है। ये सब मैंने अपनी पूरे एग्ज़ाम का फेज़ की जो प्रिपरेशन थी वो आपको बताई। उसके कुछ लास्ट डेज हैं वो बताना भी बहुत ज़रूरी है। लास्ट डेज में मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने एक वीक चूज़ किया, उसमें विजन की एक ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ आती है, वो 4 जीएस के टेस्ट 2 दिन के अंदर कवर कराते हैं, वो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और उसको 7 डे में अपना पूरा जीएस को रिवाइज़ करके वो मैंने पूरा उसको दे दिया। मतलब मेरे पास ये समझिए कि 3 वीक्स से पहले मैंने क्या, 3 वीक्स थे मेरे एग्ज़ाम से पहले, तो एक वीक में जीएस कवर किया, दूसरे वीक में ऑप्शनल कवर किया, और उसके बाद लास्ट जो वीक या फिर लास्ट 10 डेज जो बचे उसमें फिर जीएस को कवर किया, ठीक है। तो ये जो जीएस का जो भी था मैंने लास्ट वीक में अपने जीएस दिया, उसके बाद विजन के जो भी टेस्ट थे वो कंप्लीट किए, ओके। उस विजन के टेस्ट कंप्लीट करने के बाद अगले वीक में मैंने क्या किया कि अपने ऑप्शनल के जो भी फुल लेंथ टेस्ट थे वो मेरे पेंडिंग हो रहे थे, तो मैंने पहले तो 5-6 डेज़ में जितना हो सकता था उतना रिवाइज़ किया। उसके बाद 2 फुल लेंथ टेस्ट लिखे, उसके बाद 2 और पेंडिंग बचे थे फुल लेंथ टेस्ट, तो मैंने उनको नहीं लिखा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा था। तो मैंने सिर्फ उनके मॉडल आंसर्स और उनके जो डिस्कशंस थे उनकी रीडिंग मार ली, जिससे मुझे कंटेंट मिल जाए उसमें कि है क्या, ठीक है। तो ये मैंने अपनाया। उसके बाद जैसे ही 10 डेज लास्ट बचते हैं उसमें मैंने अपने जीएस को उठाया, ठीक है। उसमें एक दिन मैंने डिसाइड किया कि एक दिन मैं ऐसे को दूंगा, एक दिन एथिक्स को दूंगा, ठीक है। 3 दिन GS3 को दूंगा और 2 दिन GS2 को दूंगा, और 2 दिन जो बचेंगे उसमें GS1 में हिस्ट्री और सोसाइटी फोकस करूंगा, क्योंकि GS1 में हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी यही मेजर पोर्शन होते हैं। तो ज्योग्राफी मेरा ऑप्शन है तो मुझे वहाँ काम नहीं करना, तो मैंने मेजर टाइम आप देख सकते हैं कहाँ दिया है, हिस्ट्री और सोसाइटी GS1 और GS3, इन पे मैंने मेजर टाइम दिया अपना, क्योंकि ये मुझे सबसे ज़्यादा लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड लग रहे थे। तो लास्ट मोमेंट में 10 डेज़, क्योंकि पहले मुझे GS लिखना होगा, तो मैंने इनको फोकस किया और ऑप्शनल को लास्ट 10 डेज़ में बिल्कुल भूल गया, ठीक है। क्योंकि मैंने को पता था कि मैंने एक ऑप्शनल के टेस्ट लिख चुका हूँ और उसके बाद मेरे को 5 दिन और मिलेंगे रिवाइज़ करने के लिए, तब मैं बाकी जो चीज़ें थोड़ी सी मिस हो गई हैं उनको वहाँ कवर कर सकता हूँ। तो मैंने ये सोच के अपनी प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही 14 सितंबर आया, एग्ज़ाम आपको जैसे पता होगा कि 16 to 18 थे, साथ में 24 और 25 को थे, ठीक है। तो मैं इंदौर में रह के तैयारी की, तो मुझे भोपाल शिफ्ट होना था क्योंकि यहाँ का रीजनल सेंटर सिर्फ भोपाल में मिलता है, ठीक है। तो उस दिन मैंने आधे दिन पढ़ाई की लंच से पहले, उसके बाद फिर मैंने अपनी बुक्स वगैरह इकट्ठी की, कपड़े वगैरह इकट्ठे किए, सब कुछ किया, अपना बैग तैयार किया, और उसके बाद
पैक करके शांति से मैं अपना भोपाल शिफ्ट हो गया। ठीक है, भोपाल में मेरे को रिलेटिव्स रहते थे, उनके जाके मैंने अपना शिफ्ट हो गया। उसके बाद मैं 15 को पहुंचा। ठीक है, 15 को मैंने डिसाइड किया कि अब एग्ज़ाम अगले ही दिन है। आई कांट फॉलो माई प्रोसेस जो मैंने पहले की थी, तो अब मुझे एग्ज़ाम स्पेसिफिक पढ़ना ही होगा। तो मैंने 16 को पता था आपको ऐसे का एग्ज़ाम था, तो 15 में ऐसे का रिवीजन किया। ऐसे के रिवीजन में क्या क्या मेजर फोकस किया, कोर्स थे जो मैंने अरेंज किए थे उनको पूरा रिवाइज़ किया, कुछ बुक्स है ऑथर्स थे उनको भी पढ़ा, फैक्ट्स थे वो भी रिकॉल किए, स्ट्रक्चरिंग बनाने की कोशिश की, और जो फिलोसफिकल एसेज थे उनको एनालाइज़ किया कि अगर फिलोसफिकल एसेज आते हैं तो मुझे किन चीज़ें फोकस करना है, पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ऐसे करना है, फिर इसमें ये चीज़ डाल सकते हैं। वो सब माइंड बैक वर्क मैंने एक दिन पहले ही किया। मैंने उसको पता था कि ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है और आप इसको लाइटली नहीं ले सकते, तो मैंने फुल एक दिन पहले ऐसे को दिया। उसके बाद मैं 16 को गया, एग्ज़ाम दिया। ऐसे अच्छा ही गया मॉडरेटली, लेकिन मैंने ऐसे के पेपर में एक गलती कर दी जो आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। मैंने नंबर ऑफ़ पेज काउंट नहीं किए कि कितने पेज मुझे लिखने को मिले हैं, और मैं लिखता गया। जब मैं 10th पेज पर पहुंच गया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास सिर्फ एक पेज और बचा है ओनली। ठीक है, और उस तक मैंने सिर्फ अपना कंटेंट ही लिख रहा हूँ, बॉडी पार्ट पे ही चल रहा हूँ, और लास्ट पेज में मुझे समराइज़ करना है, फ्यूचरिस्टिक वे फॉरवर्ड देना है, उसके बाद कंक्लूड करना है, ये सारी चीज़ बच गई। तो मैंने उसको फिर हवजार तरीके से कैसे भी करके उसको सिर्फ कंप्लीट किया था। ठीक है, बिकॉज मेरे पास टाइम मैनेज तो हुआ था, बट मैंने पेज नहीं देखे कि सिर्फ 11 ही पेज मिले मुझे। ठीक है, और मैं वो पेज भर चुका हूँ, तो ये मैंने गलती की, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, कि आपको ऐसे के पेपर में 11 पेज मिलेंगे, और 11 पेज में आपको 2 एसेज लिखने होंगे, और टाइम 3 आवर्स का रहता है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि 3 आवर्स कम है। आप अपना 1 आवर्स लीजिए अपना स्ट्रेचिंग करने में, रफ़ स्केच बनाने में, कि आप अपना ऐसे आएगा तो उसमें क्या लिखोगे, क्या नहीं लिखोगे, कैसे उसकी स्ट्रेचिंग करोगे, वो सारी चीज़ में लिखिए। बाकी के आपके पास 2 आवर्स मिलते हैं, तो 2 आवर्स में 1 आवर्स में पहला ऐसे लिख लीजिए, दूसरे आवर्स में दूसरा ऐसे लिख लिए। सिंपल इसमें टाइम मैनेजमेंट हो जाता है अगर आपने पहले से प्रैक्टिस की है। इट्स नॉट अ बिग इशू। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हमारा एग्ज़ाम ख़त्म होता है 12 PM को, ठीक है, उसका रस होता है कि कल जीएस के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और जीएस का सिलेबस इतना बड़ा है कि कुछ जल्दी से करना है। तो जैसे ही एग्ज़ाम्स ख़त्म होता है उसका रस करते हैं घर जाने के लिए। उसके घर पहुँचे, उसके 2 बजे तक एटलीस्ट मैं घर पहुँच गया था, खाना खा पी के फ्री हो गया था। उसके बाद मैंने शाम की एक शिफ्ट स्टार्ट की 3 to 7, उसमें GS2 का पहले डिवीज़न किया। ठीक है, जो मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में, उसको GS2 को जल्दी उसके फैक्ट्स थे, जो भी उसके करंट अफेयर्स थी, उसको रिवाइज़ कर लिया। उसके बाद शाम को मैंने अपनी जो भी डेली रूटीन रहता था, रनिंग करना वगैरह, वो सब किया। उसके बाद शाम को मुश्किल से 1 घंटा पढ़ा होगा। उसके बाद वो GS1 का रिवीजन किया और उसके बाद सो गया था मैं। उसके बाद सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठ गए थे, 4 से 8 बजे तक पूरा GS1 में जो भी हिस्ट्री का पार्ट था या फिर जो सोसाइटी का पार्ट था उसको रिवाइज़ किया, क्योंकि ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था, तो मैंने सोचा ज्योग्राफी तो मैं कर ही लूँगा, और वो ज्योग्राफी मुझसे हो भी गया था। ठीक है, तो GS1 ऐसे मैंने दिया सुबह अच्छे से मेहनत करके, सब कुछ करके। लेकिन इससे एक ड्रॉबैक ये आया कि मेरे को नींद पूरी नहीं हुई मेरा, तो माइंड कहीं ना कहीं इनएक्टिव फेज़ में चला गया था, सेकेंड फेज़ में। तो इस गलती से आपको ये सीखना है कि ज़्यादा भी 4 बजे उठ के सब कुछ करके सब कुछ सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में आप ये ना करो कि अपना स्टेट ऑफ माइंड ही भूल जाओ। ठीक है, ये मैंने कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम फेस की इस बार के मेंस के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो GS1 फिर भी अच्छा गया, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग गया। जैसे GS2 मैंने एग्ज़ाम दिया तो उसमें मैंने 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली छोड़ दिया, क्योंकि वो मुझसे बन ही नहीं रहा था। और दूसरा 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, उसको आधा किया, जैसे फ्रांस के प्रेसिडेंट का इलेक्शन। ठीक है, वो मुझे नहीं पता था तो मैंने उसको छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन बाकी क्वेश्चंस में भी जैसे मैंने GS2 का अगर बात की जाए 1.5 आवर्स तो फिर भी मेरा ठीक रहा। उसके बाद जैसे मैं पेपर लिख रहा था ना, तो मेरा माइंड ही काम नहीं कर रहा था एग्ज़ाम में, माइंड बिल्कुल नंब हो गया था, क्योंकि मैं रात को सिर्फ 5 या 6 घंटे की नींद ली थी, और उसके बाद मैं इतना ज़्यादा खुद ही फर्स्ट कर चुका हूँ। ठीक है, तो माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। ठीक है, फिर तो सिर्फ एक ही टास्क बचा था मेरे हाथ में कि कैसे भी करके पेपर कंप्लीट हो जाए, कैसे भी करके पेपर कंप्लीट हो जाए, पेपर छूटना नहीं चाहिए। और इसी फीलिंग के साथ मैंने ये पूरा GS2 का पेपर कंप्लीट किया।
ठीक है, लेकिन माइंड में वो स्ट्रेस बना ही रहा कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, क्योंकि मैं क्वेश्चन भी छोड़ के आया हूँ, प्लस अपनी फुल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग नहीं लिख के आया हूँ, ठीक है। तो रात को ऐसा हो गया था कि मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव डिप्रेशन टाइप फीलिंग आने लगी थी कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, पेपर बिगाड़ दिया मैंने, ठीक है। तो उस फेज़ से भी गुजरे जब ये लगा कि अगले दिन जीएस के 2 पेपर लिखने हैं, बट पेपर बेकार चलेगा और ये भी इतना बिगड़ा कि नहीं कुछ हो सकता, ठीक है। ये चीज़ रही, तो उससे मैं क्या हुआ कि मैं रात को कुछ भी नहीं पढ़ा घर जाके, ठीक है। सिर्फ लोगों से बातें की, जो भी अपना रूटीन था उसको फॉलो किया और शाम को खाना खा के सो गया। बिल्कुल नहीं पढ़ा मैंने कि कोई ना ज़्यादा पढ़ूंगा, कुछ भी है, कुछ नहीं होने वाला, जो पढ़ना था पढ़ लिया, ये सारी चीज़ सोच के मैं शांति से सो गया। सुबह उठा मॉर्निंग में, दोबारा वही रनिंग और मेडिटेशन किया, क्योंकि ये चीज़ मैंने इसलिए की क्योंकि इससे मुझे लगता है कि मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ और थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करता हूँ। तो मैंने ये सब कुछ किया और तैयार होकर सुबह 7 बजे तक सेंटर पहुँच गया। आपको पता होगा एग्ज़ाम की टाइमिंग 9 to 12 और 2 to 5 रहती है, ओके। तो 7 बजे मैं एग्ज़ाम सेंटर पहुँच के मैंने 7 से 8:30 तक जो भी GS 3 के मेजर फैक्ट्स थे, फिगर्स थे, करंट अफेयर था, सिर्फ उसको ऊपर से नज़र से देख लिया कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ठीक है। मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया, मैंने कहा जो भी चीज़ है मुझे पता है, इतना विश्वास करो आपने पढ़ा है, ठीक है। तो मैं ये सारी अपने फेथ बना के, ठीक है, इस गया कि मैंने जो भी कोशिश की थी कल कि मैं पूरा पढ़ लूँ, उसके कारण मेरा पेपर बिगड़ा ही है, तो वो गलती मैं आज नहीं करूँगा, ये सोच के गया मैं एग्ज़ाम में। तो जैसे ही मैं एग्ज़ाम में गया, GS 3 देखा, तो मैंने इस दिन पूरी अच्छे से नींद भी ली, अपनी मेडिसिन भी किया, ज़्यादा रिलैक्स में रहा। तो मैंने ये फील किया कि वो एग्ज़ाम मेरा ज़्यादा बेटर गया एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस डे, ठीक है। तो आपको इस चीज़ से ये ध्यान में रखना है कि सिर्फ इस पर फोकस नहीं करना कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, सिलेबस ये बच्चा है, वो बच्चा है। आपको अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है एग्ज़ाम्स के दिन, ठीक है। उसके बाद जैसे ही GS 3 कंप्लीट होने के बाद मुझको इंटरवल मिलता है, ठीक है। इंटरवल में अपना अच्छे से खाना खा लिया। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स थे, कोर्स थे, ये बेस्ट प्रैक्टिस थी, सिर्फ उसको 1 घंटे के अंदर मैं GS 4 का रिवाइज़ कर लिया और एग्ज़ाम देने चला गया, ठीक है। एग्ज़ाम देने जब गए तो एग्ज़ाम में एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो केस स्टडी है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी, कि मैं केस स्टडी जो कि डिसाइड करके गया था कि 130 मैक्सिमम 130 आवर्स में इसको कंप्लीट कर दूंगा, बट वो केस स्टडी इतनी लेंथी हुई कि वो 150 आवर्स तक ले गई, मतलब 20 मिनट मेरे एक्स्ट्रा वो केस स्टडी ने ले लिए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि वो 20 मिनट मुझे कहीं ना कहीं एडजस्ट करने होंगे अपने 10 मार्क का क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये मेन चैलेंज रहा अपना GS 4 में। उसके बाद मैंने 8 क्वेश्चंस को फिर भी गुड कंटेंट जो भी था मेरे अकॉर्डिंग मैं उसको करके आया। उसके बाद 5 क्वेश्चंस मेरे पास फिर भी बचे, क्योंकि आपको पता होगा 13 क्वेश्चंस 10 मार्कर हो जाते हैं और 6 क्वेश्चन हमारे केस स्टडी हो जाते हैं। तो केस स्टडी मैंने सबसे पहले की, उसका 8 क्वेश्चन 10 मार्कर कर लिए। उसके बाद 5 क्वेश्चन बचे और मेरे पास सिर्फ 20 मिनट बचे थे। मैंने ये दिमाग में चल रहा था कि मैं इनको छोड़ नहीं सकता हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकता। तो मैंने लास्ट फेज़ में ये डिसाइड किया कि 4 मिनट में कैसे भी करके ये 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। 4-4 मिनट देके मैंने 5 क्वेश्चन को 1 सवा पेज में कंप्लीट किया। मतलब सिर्फ इतना था कि पेपर कंप्लीट करना है GS का किसी भी हद तक, क्योंकि अगर आपको हर क्वेश्चन में 2-2 मार्क्स भी देगा तो ओवरऑल आपको 10 मार्क्स तो मिलेंगे, और आप अगर 2 ही क्वेश्चन करके आए उसमें 3-3 मार्क्स दिए तो भी आपको 6 ही क्वेश्चन मार्क्स मिलने वाले हैं। इसलिए पेपर कंप्लीट करना ही था, तो मैं वो कराया। और वो एनर्जी क्यों मिली मुझे, क्योंकि मैं अच्छे से रात को सोया था, तो वो सारी चीज़ कंप्लीट हो पाई। अगर ये चीज़ जो मैंने पहले की थी वो अगर इसमें भी रिपीट करता तो शायद ये GS 4 में इतनी एनर्जी मुझ पर नहीं होती कि मैं पेपर कंप्लीट कर सकता। बहुत लोगों के पेपर छूटा भी है, तो ये याद रखना कि GS 4 को आप लाइटली मत लेना, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। फाइनली पेपर कंप्लीट हुआ। जैसे कि 17th को क्या था मेरा टाइम कि मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव डिप्रेशन लाइक फीलिंग आने, नेगेटिव थॉट्स आने लगे थे। लेकिन 18th को जब मैं पेपर लेके आया तो फिर भी कहीं ना कहीं काम था, रिलैक्स था मूड कि हाँ जितना वो मुझे आता था मैं लिख आया, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं कंटेंटमेंट फील था, ठीक है। उसके बाद मैंने उस रात को अपना रिलैक्स फील किया, ठीक है, कुछ नहीं पढ़ा। अगले दिन सुबह उठा, डिसाइड किया कि मुझे अपने अब क्या करना है, ठीक है। लेकिन आपको इस चीज़ से एक लर्निंग ज़रूर लेनी चाहिए कि UPSC का मेंस है, इट्स डेफिनेटली अबाउट नॉलेज, बट इट्स नॉट ओनली अबाउट नॉलेज। ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को भी चेक कर रहा है।
आपकी रेजिलेंसी को चेक कर रहा है कि आप कितने रेजिलेंट हो, कितनी भी हार्ड सिचुएशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपको बस करना है। क्योंकि आप देख ही सकते हो कि पेपर कंप्लीट करना भी एक टास्क हो जाता है, सिर्फ क्वालिटी मेंटेन करना ही नहीं हमारे पास रहती है। हमको ये देखना होता है कि 7 मिनट मिले हैं हमको एक 10 मार्कर के लिए, ठीक है, और 10 मिनट या 11 मिनट हमको मिले हैं 15 मार्कर के लिए, और ये टाइम बहुत कम होता है। ये कहीं ना कहीं अगर हमको आता है तो भी ये टाइम रीच हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइम में सारी चीज़ कंप्लीट करना, वो भी ऐसे क्वेश्चन जो आपने पहले कभी ना सुने हो, एक चैलेंजिंग टास्क रहता है। तो इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए पहले से, ठीक है। उसके बाद जैसे अपना ये 19 to 23 सितंबर कि मुझे गैप मिलता है 5 दिन के लिए मेंस में, ठीक है। तो इस समय क्लियर था कि 5 दिन जो मिले हैं मुझे ऑप्शनली पढ़ना है, ठीक है। इसमें कंपलसरी पेपर था, तो मैंने सोच लिया था कि कंपलसरी पेपर में हिंदी इंग्लिश है, तो इंग्लिश तो मैं कर ही लूँगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश बैकग्राउंड है, ठीक है। और हिंदी के लिए मुझे लगता था कि मैं कहीं ना कहीं हिंदी में कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहा हूँ, तो मैंने उसके प्रीवियस है कि 2 साल के पेपर्स देख लिए तो और उनको सॉल्व कर लिया था, ऐसे रफ स्केच बना के। उनको लिखा नहीं था क्योंकि इतना टाइम नहीं था, तो 2 ईयर के हिंदी और इंग्लिश के पेपर कर लिए। इस तरीके से मेरा कंपलसरी पेपर कंप्लीट हो गया था, ठीक है। और मैं मानता हूँ कंपलसरी अपने आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप सिंपली उसके प्रीवियस ईयर के 2-4 पेपर देख लीजिए और आपको लगता है आप कर सकते हैं, तो आराम से चीज़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू नहीं आता। सिंपली जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो पेपर होता है ना ये कंपलसरी वाला, अगर आप की थोड़ी सी भी हिंदी इंग्लिश सही है ना, तो आपको 2 या 2.5 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, आराम से पेपर होते हैं, ठीक है। तो इनकी टेंशन मत लीजिए। तो आपको ये जो 5 दिन का जो टाइम मिला है ना, इसमें आप सिर्फ अपने ऑप्शनल पे फोकस करने वाले हैं। तो मैंने भी वही किया कि अपने ऑप्शनल को फोकस किया, ठीक है। उसमें स्टार्टिंग के 2 दिन मुझे लगता है कि मेरे कम प्रोडक्टिव रहे, किसी भी कारण हो सकते हैं कि इतनी एनर्जी नहीं बची थी, या फिर जो भी एग्ज़ाम्स है उनसे अभी हम 5 एग्ज़ाम जीएस के लगातार फेज में लेके आए हैं, तो उसके कारण भी हो सकता है, कुछ भी रीज़न रहा हो, वो कम प्रोडक्टिव रहते, ठीक है। लेकिन आखिरी के जो 3 डेज़ थे उसमें मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ा, जो भी एग्ज़ाम्स में केस स्टडीज़ थी, एग्जांपल्स थे, डायग्राम्स थी, फैक्ट्स थे, फिगर थे, ये सब को रिवाइज किया और ये डिसाइड किया कि पेपर को अप्रोच कैसे करना है और मुझे किस पार्ट पे फोकस करना है, ठीक है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि पहले तो फिजिकल और ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी होती है, तो फिजिकल ज्योग्राफी मुझे याद मैंने ये चीज़ देखा कि मुझसे चीज़ें ज़्यादा हैंडल नहीं हो पाई थी और मैं ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल्स जो केस स्टडी, अच्छा कंटेंट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सिर्फ फोकस करूँगा 2 टॉपिक पे, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, और फिजिकल ज्योग्राफी को सिर्फ उतना कर लूँगा जिससे क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। तो ये डिसाइड किया और अपना पेपर जाके दिया, ठीक है। तो जैसे आपको बताया कि 24 सितंबर को मेरा कंपलसरी एग्ज़ाम्स थे, तो उसको अच्छे से दिए, वो आराम से कंप्लीट हुए, ठीक है। आराम से उसके जो इंटरवल का टाइम मिला उसमें अपना ऑप्शनल पढ़ा और मस्त आराम से एग्ज़ाम्स दिए। इसमें कोई भी हेक्टिक नहीं हुई, बहुत स्विफ्टली एग्ज़ाम हुए। उसके बाद 25 सितंबर आता है, जो कि पता है हम सबको जो भी यूपीएससी तैयारी कर रहा है कि ऑप्शनल ही आपका डिसाइड करता है कि आपको क्या रैंक मिलने वाली है, क्या कैडर मिलने वाला है, आप कहाँ जाने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए सारे एफर्ट्स चल रहे थे, ठीक है। उस समय मेरे को जो भी पहले एग्ज़ाम दिए थे उनसे इतना कॉन्फिडेंस समझ में आ गया था कि एग्ज़ाम्स के प्रेशर को अगर हैंडल कर लिया ना तो फिर भी एग्ज़ाम ठीक जाएगा, एज़ कम्पेयर टू सिर्फ नॉलेज के पीछे भागा। तो मैंने ऐसे अपना माइंड बना के गया था, किसी भी तरीके से अपना टाइम मैनेज करना है, जो मैंने पढ़ा है उस तरीके उसको लिंक करना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आने वाले। तो ये माइंडसेट के साथ मैं एग्ज़ाम देने गया, ठीक है। लेकिन जैसे पहला पेपर आया, मैनेज हुई चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाया। क्यों नहीं मैनेज हो पाया टाइम? क्योंकि मैंने ये जो 35 मिनट का जो डिसाइड करके गया था कि 35 मिनट में जो 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जो कि ऑप्शनल क्वेश्चंस रहते हैं, पता होगा आपको 15 मार्क्स का एक रहता है, 15 मार्क्स का रहता है और एक 20 मार्क्स का रहता है। ये ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि आप ये कर सकते हो या फिर ये कर सकते हो। तो इनका मैं टाइम डिसाइड करके गया था कि ये 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन हो जाते हैं ऑप्शनल के, उसको 35 मिनट में करूँगा, ठीक है। इस तरीके से मैं 35 × 3 105 मिनट में मैं अपना कंप्लीट कर लूँगा ये जो भी ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं उनको, और बाकी के जो 10 मार्कर कंपलसरी होंगे उनको मैं कंप्लीट कर लूँगा 70 मिनट में। इस स्ट्रेटजी के साथ मैं एग्ज़ाम देने गया था। तो मैंने ये देखा कि पेपर 1 है जो मेरा,
वो 35 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्शनल क्वेश्चन में लेके, क्योंकि मैं यहाँ पर क्वालिटी में लगा रहा या फिर मैं सोचा कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा टाइम दे दिया। तो लास्ट में क्या हुआ कि मैं एक क्वेश्चन छोड़ने के बावजूद भी 2 क्वेश्चन मैंने बहुत रसली कंप्लीट किए जाके। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं मैं टाइम मैनेज नहीं कर रहा हूँ जी ऑप्शन 1 में, ठीक है। तो कोई ना, मैंने ये सोचा कि इसमें जो गलती की मैं पेपर 2 में जाके नहीं करूँगा। इंटरवल में गया, अपनी स्ट्रेटजी माइंड बनाया कि पहले मैंने क्या किया था कि 35 मिनट में जो भी था उनको कंप्लीट किया। अब मैंने ये डिसाइड किया कि पहले मैं 10 मार्कर जो कंपलसरी उनको कंप्लीट करूँगा 70 मिनट में, जिससे मेरा स्पीड बन जाएगी। उसके बाद 35 मिनट की जो स्ट्रेटजी थी उसको फॉलो करूँगा 35 मिनट के, इस तरीके से 175 मिनट में पूरा पेपर कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। और ये जो मैं आपको 175 बता रहा हूँ ना, इसमें जो मेरे 5 मिनट जो बच रहे हैं ना, वो 5 मिनट मैंने किस लिए छोड़ रखे थे, क्वेश्चन पेपर की रीडिंग करने के लिए, जिससे ये डिसाइड करूँगी कौन सा क्वेश्चन मुझे करना है कौन सा नहीं करना है। ये 5 मिनट मुझे उसके लिए भी चाहिए थे। तो इस तरीके से मैं अपना टाइम मैनेज किया और होपफुली ये स्ट्रेटजी मेरी काम आई और पेपर 2 टाइमली कंप्लीट हो गया, क्वालिटी कंप्लीट हो गया और ठीक है, ठीक है। पेपर 1 में कहीं ना कहीं जो टाइम मैनेजमेंट का इशू आता है वो पेपर 2 में कंप्लीट किया था। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखना कि टाइम मैनेजमेंट आपको कहीं ना कहीं सीखना होगा, और अगर एक तरीके से काम नहीं करा तो आपको दूसरे तरीके से करना होगा, ठीक है। एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया फाइनली, बाहर निकले, टायर्डनेस थी, इतनी एनर्जी नहीं बची थी कि दोबारा एग्ज़ाम दे सकूं। सच में ये फीलिंग्स थी कि अब नहीं दे पाएंगे। अगर यूपीएससी भी बोले कि बेटा अब आके दोबारा मेंस लिख लो, हम आपको पोस्ट दे देंगे कंपलसरीली, आप बस लिख जाओ, तो इतनी भी एनर्जी नहीं थी कि ये इंश्योर कर सको कि सर मैं लिख दूंगा बस पोस्ट दे देना। नहीं, मैं बोला कि नहीं दूंगा अगर वो ऐसा ही बोलते हैं। तो इतनी एनर्जी नहीं बची थी उस मोमेंट पे। हाथ रियली पैनिक कर रहे थे, आपके जो हाथ की जो नर्व्स होती हैं लिखने की वो पैनिक कर रही थी, सब कुछ था उस समय। फिर भी लग रहा था कि हाँ पेपर कंप्लीट हो गया, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि आप खुश थे। आपने पेपर कंप्लीट किया, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड नहीं चल रहा था, पता नहीं कैसे गए एग्ज़ाम्स, कैसा ही होगा। ये फीलिंग्स हमेशा ही रहती है एग्ज़ाम प्रोसेस में। एग्ज़ाम देकर आए, शांति से रिलैक्स किया, लोगों से बातें की, जिन लोगों से बहुत दिनों से बातें नहीं की थी, ठीक है। उसके बाद भी उस फेज़ में बैक ऑफ माइंड क्वेश्चंस ट्रेवल कर ही रहे थे कि ये क्वेश्चन था, मैंने ये लिखा, ये लिख सकता था, ये कर सकता था, ये ऐसे कर सकता था। वो चीज़ हमेशा ना कहीं माइंड में चलती रही, ठीक है। उसके बाद आके पेपर एनालाइज किए, यूट्यूब की बहुत सारी वीडियोस देखी, विजन की ने जो एनालिसिस डाली बहुत सारी चीज़ें देखी। तो ये फेज़ फिर स्टार्ट हो गया कि हम अब जो भी था रिलैक्स मोड में आ गए, जो भी चीज़ें थोड़ा देख रहे हैं, समझ रहे हैं और अपना टाइम ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये फेज़ भी जैसे पहले जो मेंस के पहले का जो फेज़ था, जब एग्ज़ाम नहीं दे रहे थे उससे पहले तो प्रिपेयर करे, वो हाई एनर्जेटिक फेज़ था। अब फिर वही लो एनर्जी वाला फेज़ आ गया, बैक टू नॉर्मल। अब कुछ करने को ही नहीं बचा, ठीक है। क्या ही करें, मैं बैठे हैं, ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बचा है, बस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो वाला फेज़ आ जाता है, ठीक है। इस समय फिर कोशिश की कि और सोशलाइज़ हों, ठीक है। लेकिन आपको पता ही हम इतने कट आउट हो जाते हैं इस प्रोसेस में कि सोशलाइज़ होने का भी स्कोप बहुत कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी इस सबको कॉप अप कर रहे हैं इस फेज़ में और आगे बढ़ रहे हैं, और साथ में एक होप है कि हाँ कुछ अच्छा करें, होएगा और कुछ अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। इसी होप के साथ आप ये कुछ नई इनिशिएटिव्स भी ट्राई कर रहे हैं कि साथ में न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ साथ कुछ वीडियोज़ भी बना सकूं, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकूं और आप लोगों को भी इससे कुछ हेल्प मिले। लास्टली आपसे यही बोलना चाहूँगा कि ड्रीम को अगर रियलिटी बनाना है तो उसके लिए आपको अपना पसीना भी बहाना होगा, डिटर्मिनेशन भी शो करना होगा और हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी और अल्टरनेटिव नहीं है। हमारा हाथ में सिर्फ हमारे एफर्ट्स हैं, वो हम कर रहे हैं और करते रहना चाहिए। लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर ब्रिंग्स टू अस, ओके। तो इन सब से हम क्या की टेक अवे ले सकते हैं? पहला तो एनर्जी लेवल, जैसे ही प्री देने जाते हैं तो थोड़ा सा एग्ज़ाम ऊपर रहता है, प्री देकर लौट के आए उसके बाद नीचे जाता है हमारा ग्राफ एनर्जी लेवल का, कि क्या ही होगा, अनसर्टेनिटी रहती है इस पर। जैसे रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है तो ऊपर जाता है, नेगेटिव आता है तो और नीचे जाता है। सिंपली ये ग्राफ फॉलो करता है कि अगर आपका नेगेटिव आया तो एनर्जी लेवल और नीचे जाता है, आप डिप्रेशन की साइड जाते हैं और धीरे धीरे उसको कॉप अप कर पाते हैं।
उसका फिर रिकवर करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे बूस्ट करती है और मेंस के एग्ज़ाम की जो रेस है और बूस्ट करती रहती है और आप कहीं ना कहीं अपने 90%, 98%, 100% तक भी कुछ लोग पहुंच जाते हैं अपनी एफिशिएंसी में कि हम पूरा दे रहे हैं अपना। तो लोग अपने लेवल पर पूरा एफर्ट्स करते हैं, लेकिन जैसे एग्ज़ाम का फेस आता है तो ये उस फुल एनर्जेटिक वाला फेस नहीं आता। यहाँ बहुत सारे अप डाउन्स आते हैं, कहीं हम अप डाउन फील कर रहे हैं, डाउन फील कर रहे हैं, तो ये एनर्जी लेवल रहता है। और जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होता है उसके बाद डेफिनेटली हमारी एनर्जी लेवल डाउन होती है कि अब हमारे पास कुछ करने को नहीं है, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे उस फेज़ से भी रिकवर करते हैं और उसके बाद आगे की फेज़ को भी देखते रहते हैं, बाकी चीज़ों को भी देखते हैं और कॉप अप करते रहते हैं। तो ये एनर्जी लेवल जो फ्लैक्चुएशन है वो इस यूपीएससी मेंस साइकिल का इंटीग्रेट पार्ट है। तो हम सबको अपना माइंडसेट बना लेना चाहिए कि किस तरीके से इस चीज़ों को भी कॉप अप करना चाहिए, ठीक है। और ये एनर्जी लेवल फ्लैक्चुएशन देखा हमने, उसके बाद कुछ जो आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये समरी है कि आप किन चीज़ों पे मेन फोकस करना है अगर आपको यूपीएससी के मेंस आगे भी लिखने हैं। तो पहली बात तो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटल पोस्चर पे काम करना है कि आप किस तरीके से अपने आप को पूरी साइकिल में काम रख पा रहे हो, ठीक है। आपके पास इतनी टेंशन होगी कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, टाइम भाग रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है, एक बार चला गया दोबारा होगा नहीं, तो ये सारे टेंशन्स के अकॉर्डिंग आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। तो उसके लिए काम रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप वही चीज़ अपना सकते हो कि मेडिसिन करो, डेली अपनी एक्सरसाइज पे फोकस करो, फूड हैबिट्स पे ध्यान दो, स्लीप पूरी करो। तो ये सारी चीज़ अपना सकते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा फोकस होना चाहिए कि हमारे जो नोट्स हैं वो बहुत कंसोलिडेटेड होने चाहिए जिससे कि लास्ट मिनट में आप उनको रिवाइज़ कर सकें, ठीक है। तो ये की टेकअवेज है। साथ में आपको अनसर्टेनिटीज़ के लिए प्रिपेयर रखना चाहिए कि आप ये सोचिए कि मुझे तो ये लगा कि 2022 का जो अपना एथिक्स का जो पेपर था मुझे सबसे ज़्यादा लेंथी लगा, क्योंकि मैं 2021 का भी एग्ज़ाम सॉल्व करके गया था, वो मेरा विद इन अ टाइम फ्रेम में कंप्लीट हो रहा था। बट इस पेपर में मैं गया तो मेरा कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एथिक्स कितना भी लेंथी हो सकता है, आप जैसा आएगा आपको वहाँ पर चीज़ें देखनी होंगी, ओके। आप उस चीज़ से भाग नहीं सकते। साथ में GS2 में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल सकते हैं जो आपको लगे कि मुझे पता है लेकिन फिर भी नहीं बन रहा है, ये चीज़ मैंने सुनी है लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि ऑन द स्पॉट थिंकिंग मांग रहे हैं उनका भी आपको देख के जाना होगा। साथ में ये आप मान के रखिए कि यूपीएससी ने एक ट्रेंड बना लिया है कि अब वो डायरेक्ट एसेज नहीं देने वाला है, अब वो फिलोसफिकल ऐसे ही देगा और आपको उन फिलोसफिकल एसेज के लिए प्रिपेयर होकर जाना होगा, ठीक है। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप ये मत कोशिश करना कि लास्ट टाइम में मैं पूरा सिलेबस के रिवाइज़ कर लूँ, ठीक है, सब कुछ कर लूँ। उससे मैंने जैसे आपको अपने एग्जांपल के थ्रू बताया कि GS1 फिर भी ठीक चला गया था, GS2 मैंने इसी चीज़ के कारण ख़राब कर लिया अपना कि मैं सारे सिलेबस को कंप्लीट करने के चक्कर में अपनी नींद ख़राब कर ली, अपना मेंटल जो स्ट्रेंथ थी, उसको स्टेट ऑफ माइंड थी, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर दी। उससे कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि मेरा GS2 बिगड़ा है, ठीक है। उसके बाद आपको ये फोकस रखना होगा पूरी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग कि आपको ऑप्शनल पे और ऐसे पे और एथिक्स पे, ये जो 3 चीज़ें हैं इन पे मेजर फोकस रखना होगा और इनको प्रायोरिटी देना, क्योंकि अल्टीमेटली ये ही डिसाइड करने जा रहे हैं कि वेदर यू आर इन और आउट इन द मेंस प्रोसेस, ठीक है। तो आपको इन 3 चीज़ों पे फोकस करना होगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट योर टाइम मैनेज तो आपको एग्ज़ाम के पहले भी करना होगा, एग्ज़ाम के बाद भी करना होगा। और आपने अगर टाइम अच्छे से मैनेज नहीं किया और किसी भी तरीके से वेस्ट कर दिया तो आप अल्टीमेटली लूज़ आउट कर जाओगे, ठीक है। तो आपको इन सारी चीज़ों पे फोकस करना होगा अगर आप चाहते हैं कि इस मेंस प्रोसेस से सक्सेसफुली बाहर निकलें, ठीक है। और लेकिन ये प्रोसेस फिर भी कंटिन्यू है, देखते हैं अब आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो होपफुली ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर ये चीज़ थी जो मैंने आपको शेयर की, अगर आपको लगता है कि मेरे ओपिनियन और मेरा एक्सपीरियंस कहीं भी आपको हेल्प मिला है, ठीक है, तो आप मुझे शेयर कीजिए, ठीक है। और आप मुझसे जुड़े रहिए। मेनली ये इस कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप मुझसे जुड़े रहिए। मैं और भी ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा, या फिर कुछ नॉलेजेबल वीडियोज़ भी लाने की सोच रहा हूँ, देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो बस
इतना ही कहना चाहूँगा। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू।